आज इस लेक्चर की बात की जाए तो इस लेक्चर में हम दो टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पहली टर्मोलॉजी इसे बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग और दूसरी टर्मोलॉजी इसे बोला जाता है लॉजिक थिंकिंग। रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थिंकिंग वर्ड की बात किया तो वो वर्ड पहले आना चाहिए, बट लिखते समय गलती से वो वर्ड बाद में लिखा गया, तो ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। अब यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से ये चीज बोलना चाहूंगा कि अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो चीजें आपके माइंड में एक तरीके से हिंदी वर्ड में बोला था कंठस्थ होना चाहिए, आपको एकदम प्रॉपरली आना चाहिए कि वो चीजें क्या होती हैं। उन्हीं सारी चीजों के बेस पर हमने आपको एक असाइनमेंट शीट्स दी हुई है, एमसीक्यू क्विज दिया हुआ है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, समझो कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। क्योंकि जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आओगे और अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मॉड क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, छोटे छोटे रूल्स क्या होते हैं, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। डन? तो इसके पहले वो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप सभी की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में एक पॉइंट आता है कि सर हमने सी लैंग्वेज को कॉलेज में पढ़ा है, थ्योरेटिकली सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर लॉजिक नहीं लगते, मतलब हमसे प्रोग्राम नहीं बनते, प्रोग्रामेटिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। क्यों नहीं है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग या लॉजिक बनाना सिखाया नहीं जा सकता। मैं क्लियर बोलता हूं कि लॉजिक बनाना सीखना है अगर आपको, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बट हाँ, लॉजिक कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए गाइड जरूर किया जा सकता है। तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको वही गाइडेंस दे रहा हूं और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, रिमेंबर सारे गाइडेंस मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अगली अगली टर्मोलॉजीज आएंगी तो उनके साथ में कुछ और कंसेप्ट आएंगे और उसके बाद आपके लिए चीजों को सोचना और ज्यादा आसान होगा। डन? मगर जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये आपके लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है और जिसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी, मगर हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड के साथ में, इसको बोला जाता है लॉजिक। अगर लॉजिक की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है? तो लॉजिक वर्ड को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज अ अप्रोच। लॉजिक सिंपल वर्ड में बोला जाता है, लॉजिक एक जुगाड़ है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो भी लॉजिक लगाया है, जो भी जुगाड़ लगाई है, वो हर चीज क्या बेटा? लॉजिक है। रिमेंबर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? लॉजिक इज अ अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो अप्रोच फॉलो करोगे उसको क्या बोला जाएगा? लॉजिक। अब लॉजिक की बात किया तो लॉजिक के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज को पहले समझ लो। देखिए, अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, सपोज कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की बात की जाए, मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे इस प्रॉब्लम का चाहिए सॉल्यूशन। डन? अब एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए ये प्रॉब्लम मैंने किन्हीं दो व्यक्तियों को असाइन कर दी है। ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है। पहले वाले व्यक्ति की बात की जाए तो पहले वाले व्यक्ति का नाम है ए और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम है बी। डन? अब यहां पर मैंने ए से बोला कि ए भाई साहब इसका सॉल्यूशन निकालो, मैंने बोला बी भाई साहब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अब ध्यान रखना, दोनों की बात की जाए तो दोनों ने इस प्रॉब्लम का मान लीजिए सॉल्यूशन निकाल दिया है। डन? बट एक चीज ध्यान रखना, दोनों ने इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो अप्रोच फॉलो करी है, या फिर सिंपल वर्ड की बात की जाए तो जो लॉजिक लगाया है, लॉजिक 1 और लॉजिक 2, रिमेंबर दोनों का लॉजिक सेम हो ऐसा मैं उम्मीद करके नहीं चलूंगा। रिमेंबर, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया कि एक नंबर है, उस नंबर को रिवर्स करो, तो किसी एक स्टूडेंट अलग तरीके से नंबर को रिवर्स कर सकता है और कोई दूसरा स्टूडेंट को अलग तरीके से रिवर्स कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि हमेशा लॉजिक को रटने की कोशिश मत करो कि कॉलेज में मेरे किसी सर ने मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बताया तो यही उसका सॉल्यूशन है। रिमेंबर, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और ज्यादा बेटर वे अवेलेबल हो। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज, रटो मत चीजों को। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं और उससे कई ज्यादा बेटर लॉजिक हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं उसको बोलते हैं हम लॉजिक।
लॉजिक की बात की तो लॉजिक कैसे बनाया जाता है, हाउ टू बिल्ड अ लॉजिक, या लॉजिक को कैसे सोचा जाता है, इसको अगर आपको समझना है तो पहले आपको एक वर्ड के ऊपर आना पड़ेगा। और वो वर्ड मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। वर्ड क्या था आपका? प्रोग्रामिंग। रिमेंबर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप देखिए प्लीज। देखिए, प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिखाना। डन। और किसे सिखाना भैया? मशीनों को। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहां पर अगर एक डेवलपर की बात की जाए, मान लो आप एक डेवलपर हो। डन। एक डेवलपर करता क्या है, समझो इस बात को। एक डेवलपर एक मशीन को ट्रेंड करता है कि वो कोई वर्क परफॉर्म कर पाए। मान लीजिए कि आपने 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, सपोज, अगर नहीं बनाया इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो कि आपने 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो उस प्रोग्राम में आप कर क्या रहे हो? उस प्रोग्राम में आप मशीनों को सिखा रहे हो कि भैया अगर कोई व्यक्ति तुझे कोई 2 वैल्यू दे, 10 और 20, तो तुझे एडिशन करके कैसे देना है। मतलब डेवलपर क्या कर रहा है? डेवलपर मशीनों को ट्रेंड कर रहा है, मशीनों को सिखा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या? सिखाना। तो पहले इस वर्ड को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल पे आपको लेके आता हूं। मान लो कि आपके घर की बात की जाए तो आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है जो 2 या 3 साल का है, और जिसे ABCD, गिनती, ये सब चीजें नहीं आती हैं। डन। और मान लो कि आपके पापा ने आपसे बोला कि बेटा एक काम कर, वो भैयू को ABCD सिखा दे। डन। या ABCD सिखाओ। अब क्या होगा इस केस में? आप ये तो नहीं बोलोगे कि भाई चल रहे फटाफट लिख ABCD, तो वो फटाफट लिखना चालू कर देगा A B C, ऐसा नहीं होगा। डन। रिमेंबर, अगर आपसे बोला गया कि आप उस छोटे बच्चे को ABCD सिखाओ, तो आपकी पहली प्रॉब्लम क्या है बताऊं मैं आपको? आपकी पहली प्रॉब्लम यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि वो छोटा बच्चा ABCD सीखेगा कैसे। रिमेंबर, उस सिंपल वर्ड में बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चीजों को समझता है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे? उस बच्चे को ऐसे सिखाओगे, बेटा एक काम कर, एक डंडी ऐसी खींच, एक डंडी ऐसी खींच, बीच में एक डंडी और लगा दे, उसको क्या बोलना? ए। डन। तो ये नॉर्मली आपका तरीका होगा उस बच्चे को सिखाने के लिए। उस बच्चे को सिखाने के पहले आपने यहां पर यह चीज समझने की कोशिश करी कि वो बच्चा चीजों को समझेगा कैसे। सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सिखाना। किसे? मशीनों को। और अगर आपको मशीनों को कोई चीज सिखाना है, मतलब अगर आपको मशीनों की प्रोग्रामिंग करना है, तो आपका पहला पॉइंट यहां पर यह होगा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि मशीनें कोई भी चीज सीखती कैसे है। डन। तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर एक एग्जांपल पे लेके आता हूं। अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने जब बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपके सामने यहां पर कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का एक इमेज अवेलेबल है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस मतलब किन की बात हो रही है? कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस मतलब आपकी मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। मगर मेरा मेन इंटरेस्ट यहां पर है CPU में। रिमेंबर, क्योंकि अगर आप कोई लॉजिक लगाओगे, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, तो उस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कौन करेगा? वो करेगा आपका CPU। रिमेंबर, प्रोसेसिंग करने का काम CPU का है। उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कहां पे विजिबल हो जाएगा? आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो एक अलग मैटर, वो सिंपल है, छोटा सा काम है। बट हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये CPU। अब CPU की अगर बात की जाए तो CPU के नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? ALU। आपने पढ़ा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है इन डिवाइसेस को मैनेज करना, इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। ये कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। इससे मुझे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली OS मेंटेन करता है, तो हमको इसके बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो यहां पर मेरा इंटरेस्ट इस जगह पर है।
LU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, अगर मैं किसी कंप्यूटर की बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर इंटरनली केवल दो प्रकार के ऑपरेशन को समझता है। रिमेंबर, कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर इंटरनली दो प्रकार के ऑपरेशन को समझता है। पहला ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक। रिमेंबर, अर्थमेटिक मतलब क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये सब हो गए। और दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आगे आएंगे, ये अपने लॉजिकल ऑपरेशन पार्ट में आएंगे। डन। तो कंप्यूटर केवल मेनली इन दो प्रकार के ऑपरेशन को समझता है। ये ऑपरेशन बाइट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, बिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। इनको अपन डिस्कस करेंगे कि बाइट ओरिएंटेड क्या होता है, बिट ओरिएंटेड क्या होता है। बट कंप्यूटर केवल और केवल दो प्रकार के ऑपरेशन को समझता है, पहला अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकल। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो मुझे कंप्यूटर को कोई चीज समझानी है तो कंप्यूटर को समझाने के केवल दो तरीके हैं। पहला, कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन। अगर आपको अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर कमांड है तो भैया मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि इसके बेस पर अपन बड़े बड़े खेल कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मेनली अगर आप कंप्यूटर को कोई लॉजिक देना चाहते हो, कंप्यूटर को कोई चीज सिखाना चाहते हो तो उसको सिखाने का तरीका क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनका यूज करके ही आप मशीनों को कोई चीज समझा पाओगे। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिक की बात की जाए तो लॉजिक के मामले में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी यहां पर कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे और उस प्रोग्राम के आउटपुट को अचीव करने के लिए आप जो लॉजिक लिखोगे, रिमेंबर, तो मान लीजिए आपने कोई लॉजिक लिखा है यहां पर, लॉजिक मतलब आपका एक कोड, एक सॉल्यूशन जो भी आपने लिखा है, उस लॉजिक की बात की जाए तो वो लॉजिक आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। रिमेंबर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना प्लीज। रिमेंबर, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखिए, मान लो कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया, सपोज आपको एक प्रोग्राम दिया मैंने यहां पर, और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपका बहुत सिंपल सा है कि आपको किसी इंटीजर नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाना है। रिवर्स करने का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर नंबर अवेलेबल है 1 2 3 4 और आपको उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने का आपका आउटपुट क्या आएगा? 4 3 2 1। डन। और मान लीजिए कि ये आउटपुट को अचीव करने के लिए आपने एक लॉजिक लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉजिक 10 15 लाइन 20 लाइन जो भी होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है यहां पे। अब इस पर्टिकुलर लॉजिक की अगर बात की जाए तो जो भी लॉजिक आपने यहां पर लिखा है, डन, वो लॉजिक आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर इनपुट पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर इनपुट में एक वैल्यू दे दी 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 3 2 1, परफेक्ट। अगर यहां पर मैं दूसरा इनपुट दे देता हूं, इनपुट चेंज कर देता हूं, मैंने ले लिया मान लो बेटा 7 8 4 1, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 4 8 7। डन। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे इनपुट दे दिया 2 9 1 3 4 5, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 4 3 1 2 9। डन। अगर मान लीजिए आपने इनपुट दे दिया है 298, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 892। रिमेंबर, मतलब अगर मैं कैसा भी इनपुट दे दूं तो मेरा आउटपुट परफेक्ट आना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर लॉजिक के लिए। डन। और अगर आप सोचो कि आपका प्रोग्राम, आपका जो लॉजिक है वो किसी पर्टिकुलर केस में काम कर रहा है, और किसी पर्टिकुलर केस में, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 298 और आपका आउटपुट आ रहा है मान लो 8 2 1 समथिंग कुछ ऐसा, तो भैया यहां पर इस केस में आपका लॉजिक वर्क कर ही नहीं रहा है। और जब आपका लॉजिक किसी केस में वर्क कर रहा है और किसी केस में वर्क नहीं कर रहा है तो ये लॉजिक सही नहीं है। लॉजिक हमेशा हर इनपुट पर परफेक्टली वर्क करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कैसे अचीव की जाएंगी इसको मैं अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। डन। बट यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। नॉर्मली अगर मैं लॉजिक की बात करूं
तो लॉजिक हमेशा सबसे पहले एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है इनपुट्स। डन। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया है कि आपको किसी वैल्यू को रिवर्स करने का एक प्रोग्राम बनाना है, कोई एक लॉजिक बनाना है। अब यहां पर मेरे एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, अगर आपको कोई लॉजिक बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो आपको यहां पे सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा जिसे बोला जाएगा इनपुट। देखिए, मान लो कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 की बात की जाए तो 1 2 3 4 एक इंटीजर वैल्यू है, और इस वैल्यू को रिवर्स करने के लिए मान लीजिए आपने कोई लॉजिक लिख दिया है। डन। तो मान लीजिए रिवर्स करने का एक लॉजिक है। डन। अब इस पर्टिकुलर लॉजिक की अगर बात की जाए तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के वर्क करने के बाद में मान लो आपको आउटपुट मिल गया 4 3 2 1, और आपने एक बढ़िया लॉजिक लिखा है, प्रॉपर तरीके से एक लॉजिक लिखा है जिसमें आप कैसी वैल्यू भी दे दो। आपने दिया 235, आपको आंसर क्या मिल जाएगा 532। परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहां पर आपको इस लॉजिक के अंदर। बट नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है तो वो लॉजिक किसी पर्टिकुलर टाइप के इनपुट के लिए ही काम करता है। रिमेंबर, यहां पर ये जो लॉजिक आपने बनाया, ये लॉजिक केवल इंटीजर वैल्यू पे वर्क करेगा। बट मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपको इनपुट में दिया राम। अब राम की बात की जाए तो राम क्या है? राम एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत बताया था। डन। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट में चाहता हूं मार, MAR। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। बट एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली जब हम कोई लॉजिक डेवलप करते हैं तो लॉजिक किसी स्पेसिफिक टाइप के इनपुट के लिए वर्क करता है। अगर इंटीजर वैल्यू को रिवर्स करने के लिए आपने जो लॉजिक लिखा है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि वो लॉजिक कभी स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करेगा। अगर आपने इसी लॉजिक में इनपुट के फॉर्म में क्या दे दिया राम, तो आपको आउटपुट में मार नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पर प्रोग्राम की बात करूं, रिवर्स, मुझे किसी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाना है, तो अगर मेरा इनपुट कौन है, मान लीजिए इंटीजर, तो इंटीजर नंबर को रिवर्स करने का जो लॉजिक होगा वो अलग होगा। और अगर मान लीजिए मेरा इनपुट कौन है, मान लीजिए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का लॉजिक अलग होगा। ध्यान रखना, तो इनपुट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनपुट के बेस पर ही प्रोसेस होगी, उसी के बेस पर लॉजिक वर्क करेगा और उसी के बेस पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो लॉजिक इनपुट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। डन। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रॉपर्ली समझने के लिए हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। रिमेंबर, देखिए मैं अभी आपके सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को लूंगा, क्योंकि अभी अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास कई अलग अलग टूल्स होते हैं, जस्ट लाइक इफ एल्स, लूप, फंक्शन, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है जिनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट अभी की बात की है तो अभी हम प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में हैं, तो यहां पर मुझे केवल और केवल बेसिक टर्मिनोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। मतलब बेसिक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड और असाइनमेंट, ये ऑपरेटर हम सभी ने पढ़ रखे हैं। तो इन्हीं ऑपरेटर्स के बेस पर हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे जो भी हमको यहाँ पे मिलेंगी। डन। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ेगा और साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज करेंगे उनका लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर x। डन। और इस x वेरिएबल की बात की जाए तो x वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है, मान लीजिए 7829। रिमेंबर, अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो भी मैं अभी आपको लॉजिक बिल्डिंग बता रहा हूं वो सारी चीजें इंटीजर के बेस पर है। रिमेंबर, डन। मैं यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप इनका यूज नहीं कर रहा हूं, उनके लिए थोड़े से अलग तरीके होते हैं, उनको पर आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने एक वेरिएबल लिया x और x की वैल्यू है 7829। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि मुझे करना क्या है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि मान लीजिए कि मैंने कोई इनपुट लिया, कोई नंबर लिया है और वो नंबर एक 4 डिजिट नंबर है। रिमेंबर, 4 डिजिट नंबर।
मतलब मैं आपके सामने जो लॉजिक यहाँ पे बनाने जा रहा हूं वो केवल और केवल 4 डिजिट नंबर पे वर्क करेगा, मतलब 1000 से लेकर 9999 के बीच में वर्क करेगा। ध्यान रखना, मतलब अगर आपका इनपुट 1000 से लेके 9999 के बीच का है तो आपका लॉजिक वर्क करेगा, अदरवाइज ये लॉजिक आपको प्रॉब्लम दे सकता है। डन। अब कई लोगों के माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर आपने बोला था कि लॉजिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब मैं कैसा भी इनपुट दे दूं मेरा लॉजिक वर्क करना चाहिए। मगर ध्यान रखिए प्लीज, अभी अपन प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में, मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूं, अगर मुझे किसी भी इनपुट पे काम करना है तो मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी लूप की। तो लूप टॉपिक अभी अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी छोटे एग्जांपल्स पे आपको लेके आ रहा हूं। मगर हाँ, यही जो एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, यही एग्जांपल आगे जाके लूप्स के साथ में जब इनबिल्ड होगा तो ये एक बड़े एग्जांपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्रोग्राम हमारा ये है कि हमारे पास कोई 4 डिजिट नंबर अवेलेबल है और मुझे उस 4 डिजिट नंबर के फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट करना है। रिमेंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया है 2953। रिमेंबर, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, ध्यान रखना। तो 2953 अगर आपने नंबर लिया है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट कौन है 2, लास्ट डिजिट कौन है 3, तो आपका यहां पर आंसर आना चाहिए 5। दैट्स इट। अगर मान लीजिए आपने इनपुट लिया है 2477, तो इस केस में आपका आउटपुट आना चाहिए 9। अगर आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया है 4128, तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 12। मतलब जो भी इनपुट आप ले लो वो इनपुट कहां होना चाहिए, 1000 से लेके 9999 के बीच का कोई भी इनपुट होना चाहिए। तो उस केस में आपका आउटपुट हमेशा फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं एडिशन होना चाहिए। डन। तो यहां पर आपके आंसर क्या आएगा 12, यहां पे 5, यहां पर 9। डन। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। पहले देखो, मान लो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रॉब्लम मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना पड़ेगी। डन। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए, एक काम करिए आप सभी अपने माइंड में एक 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, जो आपको लेना है, आपकी इच्छा। डन। ठीक है, मैं कोई वो गेम नहीं खिला रहा हूं कि आपने अपने मन में क्या नंबर सोचा मैं बताऊंगा आपको, मैं वो नहीं खिला रहा हूं आपको। बस मान लो कि आपने अपने मन में एक नंबर ले लिया है, तो सपोज एक 4 डिजिट नंबर आपने यहां पर ले लिया है। डन। अब यहां पर मैंने डैश 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 इसलिए लगा दिया है कि यहां पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। डन। अब देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, तो आपको यहां पर 2 स्टेप्स में वर्क करना पड़ेगा। पहला पार्ट जिसे बोला जाएगा थिंकिंग, जो मैंने यहां पर वर्ड मेंशन किया था आपको, और दूसरा पार्ट होगा जिसे बोला जाएगा बिल्डिंग। तो पहले अपन थिंकिंग की बात करते हैं। थिंकिंग मतलब बड़ा इमेजिनेट करना कि जो प्रॉब्लम मुझे मिली है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूं। तो चलिए इसको पहले अपन डिस्कस। सो नॉर्मली हम यहां पर एक एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया है, ठीक है, और आप मुझे उस चीज का सोच समझ के जवाब दो कि आंसर क्या आएगा। डन। जो मेरा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। डन। तो मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 7854 और मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप सिंपल बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 13। बिल्कुल सही है। डन। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक और नंबर दे दिया 2479, क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा सिंपली 11। डन। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक और नंबर दिया 7999, तो आपका यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 16। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करो। देखिए, पहले मैं आपकी बात करता हूं कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। अगर मैंने किसी स्टूडेंट पूछा कि भाई साहब 7854 का जो आउटपुट है वो 13 कैसे आया, तो सिंपली क्या बोलेगा, सर 7 और 4 को एड ऑन कर दिया, बात खत्म हो गई। डन। मैंने किसी और से पूछा कि भाई साहब 7999 का आंसर 16 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर 7 और 9 को एड ऑन कर दिया, मेरा आंसर आ गया 16। सिंपल तो चीज है, इसमें टफ क्या है। रिमेंबर, मैं अब आपके पर्सपेक्टिव और मशीन के पर्सपेक्टिव दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूं। मैंने आपसे क्या बोला था कि मशीनें कोई भी चीज केवल और केवल
मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के फॉर्म में चीजों को समझती है। इंसान ऐसा नहीं करते भैया। हमारी बात की जाए तो हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या पता है? हमारे पास आंखें हैं, हम चीजों को देख सकते हैं। डन। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान समझिए। मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, 7854 में फर्स्ट और लास्ट नंबर का आप एडिशन करो, तो आप यहां पे आंसर क्या बोलोगे? सर 13 आंसर आएगा। अब एक काम करते हैं, जो आपने किया उस काम को मैं थोड़ा सा स्लो करता हूं और मैं इसको एक अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने आपको नंबर दिया 7958, डन, और मैंने आपसे कहा कि इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करोगे, तो आपने मुझे बोला कि सर मेरा आंसर आएगा यहां पर 15, डन। अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलते हैं कि आपने इंटरनली क्या किया या आपके माइंड ने इंटरनली क्या किया। तो जब मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया 7958, तो ये एक कंप्लीट वैल्यू है। रिमेंबर, ये 7 अलग नहीं है, 9 अलग नहीं है, 5 अलग नहीं है, 8 अलग नहीं, सब अलग अलग नहीं है, ये कंप्लीट नंबर है। 7958, 7958 ये एक नंबर है। और आपके माइंड ने क्या किया? आपके माइंड ने पहले नंबर को देखा, वो मेरे क्वेश्चन को सुना, अरे सर ने क्या बोला था? हाँ, फर्स्ट और लास्ट नंबर को डाउन करना है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा लिख रहा है? ये रहा। तो आपके माइंड ने पहले फर्स्ट नंबर को अलग किया। दूसरी स्टेप क्या करी आपके माइंड ने? उसने लास्ट नंबर को अलग किया, डन। एंड देन ये जब दोनों नंबर अलग हो गए, तो इन दोनों नंबर को आपके माइंड ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ गया है? सिंपल, 15। बात खत्म, डन। यही 3 स्टेप्स हैं। तो अगर मैं लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, तो यहां पे स्टेप कौन कौन से बन रहे हैं? आपको करना क्या क्या है? आपके पास एक इनपुट होगा जो अपन यहां पे ले लिया है, तो आपका काम क्या होगा? आपका पहला वर्क होगा कि लॉजिकली मुझे फर्स्ट वैल्यू को अलग करना है, लॉजिकली मुझे लास्ट वैल्यू को अलग करना है, और लॉजिकली मुझे इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ये 3 स्टेप्स अगर मैंने कंप्लीट कर ली, तो मतलब मेरा लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या अप्रोच फॉलो करूं। तो अप्रोच क्या है? फर्स्ट नंबर को अलग करना है, लास्ट नंबर को अलग करना है, और दोनों को ऐड करना है। ये आपके स्टेप्स हैं। तो नॉर्मली ये जो अप्रोच आपने लगाई, जो आपने सोचा, इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉजिकल थिंकिंग। जब बड़े प्रोग्राम होंगे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और ज्यादा वास्ट होगी। मैं अभी आऊंगा उन चीजों के ऊपर भी, डन। तो यहां पर पहले आपको सोचना पड़ेगा चीजों को। देन नॉर्मली क्या होता है, जो आप लॉजिकली थिंकिंग मतलब आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो इसी को एक हायर टर्म में कई बार एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। रिमेंबर, अब एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट को समझो। नॉर्मली मैंने यहां पे क्या बोला कि मैं फर्स्ट नंबर को अलग करूंगा, मैं लास्ट नंबर को अलग करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। इस पर्टिकुलर टर्मोलॉजी की बात की जाए तो यहां पर मैंने किसी लैंग्वेज की बात नहीं करी है, समझिएगा इस पॉइंट को। मैंने ये नहीं बोला कि मैं फर्स्ट नंबर को सी लैंग्वेज में अलग करूंगा या लास्ट नंबर को सी लैंग्वेज में अलग करूंगा और दोनों को सी लैंग्वेज में जोड़ दूंगा। नहीं, मैंने क्या बोला? मेरा काम है फर्स्ट नंबर को अलग करो, लास्ट नंबर को अलग करो, दोनों को ऐड कर दो। इसमें मैं किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, एल्गोरिथम की अगर बात की जाए तो एल्गोरिथम जो होती हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। भैया थिंकिंग में कोई लैंग्वेज की बात थोड़ी हो रही है। जो मैंने सोचा फर्स्ट नंबर को अलग करना है, लास्ट नंबर को अलग करना है और दोनों को ऐड करना है, ये कोड ये थिंकिंग अगर मेरे माइंड में क्लियर है, थिंकिंग अगर मेरे माइंड में क्लियर है, तो मैं इसको चाहूं तो सी लैंग्वेज में बनाऊं, मैं चाहूं तो C++ का यूज करूं, मैं चाहूं तो जावा का यूज करूं, मैं चाहूं तो PHP का यूज करूं, मैं चाहूं तो पाइथन का यूज करूं, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? लैंग्वेज का कहीं लेना देना ही नहीं है यहां पर। जब सोचते हो आप चीजों को, तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपके घर में शादी है और आपने यहां पर खाना बनवाना है, तो आप बोलोगे भाई मुझे मिठाई बनवानी है, सब्जी बनानी है, दाल चावल बनानी है, ये बनवाने हैं। तो आप इसको हलवाई ओरिएंटेड थोड़ी सोचोगे कि वही हलवाई इस चीज को बनाएगा। आपने अपना एल्गोरिथम डिसाइड कर दिया कि मुझे ये करवाना है, अब उसको कोई भी बनाए, व्हाटएवर, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? सो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपका थिंकिंग, या फिर किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा,
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिमेंबर। और इसी को अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक। अपन कई बार बोलते हैं ना, भैया उस बंदे के लॉजिक बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, वो सोच पा रहा है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। अगर आपको ये सोचते आ गया कि भैया कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर लैंग्वेज का कोई लेना देना ही नहीं है। नॉर्मली यही तो होता है कि अगर आपकी एक लैंग्वेज पे कमांड है, तो फिर आप दूसरी तीसरी 10 लैंग्वेज सीखने में आपको 10 दिन नहीं लगेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट का थोड़ी समस्या क्या है, वो क्या करते हैं कि सर सी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो हम पाइथन पढ़ लेते हैं। अब भैया लॉजिक की प्रॉब्लम वहां पर भी आएगी। आपको लॉजिक क्लियर करना है, टेक्नोलॉजी तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जैसे अगर मैं लूप की बात करूं, किसी अदर टॉपिक की बात करूं, तो वो टॉपिक जैसे सी लैंग्वेज में काम कर रहा है वैसे ही जावा में भी काम कर रहा है, ठीक है, वैसे पाइथन में भी काम कर रहा है। थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, मगर लॉजिक की बात किया तो लॉजिक लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने एक बार लॉजिक डेवलपमेंट सीख लिया तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। डन। अब बात करते हैं हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में, इसको बोलते हैं हम बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब क्या, डेवलपमेंट। नॉर्मली जो भी चीजें हमने लॉजिकली यहां पर सोची है, अब उन चीजों को डेवलप कैसे किया जाएगा, उनको प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसके लिए हमें यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी कौन सी है, टेक्नोलॉजी हम यहां पे जो यूज कर रहे हैं वो है हमारी सी लैंग्वेज। अब ध्यान देना प्लीज। अब अगर ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है तो फिर आपको उसके टेक्नोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। डन। और अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर आप उसका बिल्डिंग वर्क मतलब उसका डेवलपमेंट, उस कोड को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं यहां पर अपन सेकंड पार्ट के ऊपर, वो है आपका लैंग्वेज टर्म मतलब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स। अब यहां पर आपको छोटी छोटी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम यहां पे सॉर्ट आउट करके बता रहा हूं, वो चीजें आप बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करके सॉल्व कर लोगे। तो चलिए मैं यहां पर कुछ आपको ट्रिक दे रहा हूं। पहले देखिए, जो काम आपने यहां पे किया, क्या कि मुझे फर्स्ट नंबर को अलग करना है, लास्ट नंबर को अलग करना है, उनको ऐड करना है, ये प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे। और ये काम केवल और केवल आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड इनसे हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए। तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ ट्रिक पे लेके आता हूं। देखिए, आप सभी की बात की जाए तो आप सभी को मैथमेटिक्स आता है अच्छे तरीके से, मुझे ये बात पता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं होगा। डन। बट मैं यहां पर आपको कुछ ट्रिकी चीजें बता रहा हूं और इन ट्रिक्स की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी एंड तक, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं कि एक काम करो आप सभी, आप आपके माइंड में कोई भी नंबर ले लो, मगर वो नंबर इंटीजर होना चाहिए। डन। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी बड़ा जो आपको लेना ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर एक नंबर ले लिया है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट। डन। आपको 5 डिजिट लेना है, ले लो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं, टास्क दूंगा, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, समझो। तो यहां पर मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, जो जो भी नंबर आपने लिया है, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं यहां पे 81793। डन। और मुझे क्या करना है, मैं इस नंबर को अगर मॉड करता हूं, मॉड कितने से, 10 से, तो अगर मैं इस नंबर को 10 से मॉड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा। मॉड, मॉड की बात की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मॉड क्या करता है भैया, मॉड आपको देता है रिमाइंडर। डन। तो मैं आपको डायरेक्टली ये चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना कि दुनिया का कोई भी इंटीजर नंबर, ये एक नंबर है, उसमें अगर आप 10 से मॉड करोगे तो आपको आंसर में हमेशा लास्ट वैल्यू मिलेगी। पॉज एंड ट्राई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फटाक से सॉल्व करके बता देता हूं। 81793 डिवाइडेड बाय 10 कितने से डिवाइड हुआ, 8 टाइम। 80 1 7 कितनी बार डिवाइड होगा, अगेन 1 टाइम। 10 7 अगेन कितनी बार डिवाइड होगा, यहां पर आपका ऊपर से आएगा आपका 9 कितनी बार, 7 बार। 70 कितना बचा, 9 ऊपर से आया 3 आपका कितनी बार डिवाइड होगा, 9 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा, वो सॉरी
90, और 90 में से अगर आपने माइनस किया तो आपका आंसर क्या बच जाएगा 3, तो 3 क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर है। डन। और रिमाइंडर ये आप देख रहे हो, ये कौन सी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप 10 का मॉड कर दोगे तो आपको हमेशा लास्ट वैल्यू मिलेगी, गारंटेड। चेक कर लो आप ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम एज इट इज, एक काम करते हैं, आप एक और नंबर ले लो, कोई भी नंबर आपको जो लेना ले लो, कोई टेंशन नहीं है, और उस नंबर में आप 100 से मॉड करो, 100 से। तो जब आप उसको 100 से मॉड करोगे तो 100 से मॉड करने पर आपको आउटपुट में लास्ट 2 नंबर्स मिलेंगे। तो जैसे मेरा नंबर मान लीजिए अगेन क्या है 81793, तो मुझे यहां पर आउटपुट में मिलेगा 93। इफ यू वांट यू कैन चेक। डन। अगर मान लीजिए मैंने कोई और नंबर ले लिया 81793 और मैं इसमें कितने से मॉड कर देता हूं 1000 से, तो अगर मैं यहाँ पे 1000 से मॉड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर में मिलेंगे लास्ट के 3 नंबर। मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 793। मतलब सिंपल से टर्मोलॉजी की अगर बात की जाए तो मैं किसी बड़े नंबर में से छोटे छोटे नंबर्स को, किसी बड़े नंबर में से किसी छोटे छोटे नंबर्स को अगर मैं अलग करना चाहता हूं, सेपरेट करना चाहता हूं, कहां से, लास्ट से। रिमेंबर, मैं यहां पे नंबर को लास्ट में से अलग कर रहा हूं। तो अगर मुझे किसी बड़े नंबर में से छोटे छोटे नंबर्स को लास्ट में से अलग करना है तो मुझे यहां पर एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, वो होता है मॉड। मॉड आपको क्या कहता है, रिमाइंडर। डन। और रिमाइंडर हमेशा लास्ट में से डिडक्ट होता है, पीछे से। क्लियर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। हो सकता है कई स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता हो, मुझे पता है ये बात, मगर मैं सभी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद इन चीजों के बारे में नहीं पता हो, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डन। अब बात करते हैं एक और टर्मोलॉजी के बारे में। हमने लास्ट से नंबर को अलग करना तो देख लिया, अब बात करते हैं कि किसी नंबर को शुरुआत में से कैसे अलग किया जाएगा। डन। तो चलिए, अगर आपको किसी नंबर को शुरुआत से अलग करना है तो यहां पर थोड़े से इश्यूज हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट। डन। तो 4 डिजिट नंबर मान लीजिए 2953 है, और इसमें से आपको केवल फर्स्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर। तो अगर आपका 4 डिजिट नंबर है तो आप क्या करोगे, इसमें आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर क्या बचेगा 2। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरा आंसर आ रहा है 2.953। भाई साहब ध्यान रखो कि यहां पर ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर केस में आपका रिजल्ट जो आएगा वो 2953, 2.953 नहीं आएगा, ये हट आएगा, खत्म हो जाएगा, और केवल बचेगा 2। तो ये आपका आंसर यहां पर क्या आएगा, केवल और केवल 2। ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी भी 4 डिजिट नंबर में से अगर आपको शुरुआत वाला नंबर चाहिए फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, 1000 का डिवाइड कर दोगे। सेम एज इट इज, अगर ये नंबर 5 डिजिट नंबर होता तो मान लो 5 8 9 2 1, और इसमें से मुझे अगर फर्स्ट नंबर चाहिए होता तो मैं क्या करता, डिवाइड करता अगेन, मगर मैं 1000 से के बजाय 10,000 से डिवाइड करता। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा आपका 5। क्लियर। अगर लाख में कोई नंबर होता तो मैं कितने डिवाइड करता, 1 लाख से डिवाइड करता। तो ये आपको पता होना चाहिए। डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि आपको किसी डबल डिजिट नंबर के शुरुआत के 2 नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर नंबर ले लिया मान लीजिए मैंने 2953, और मुझे शुरुआत के 2 नंबर चाहिए, तो आप यहां पे 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 29.53। डन। मगर दोनों वैल्यू इंटीजर है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, केवल और केवल 29। तो यहां पे जो 0.53 होगा खत्म हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 29। ये सारे रूल में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। डन। सेम एज इट इज, आपका नंबर है 2953 और आपको शुरुआत के 3 नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या बच जाएगा 295। डन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं, ये फीचर आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे अभी। डन। तो चलिए, अब हमें ये पता है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, कि हमें फर्स्ट वैल्यू को अलग करना है, हमें लास्ट वैल्यू को अलग करना है, और हमको दोनों को ऐड करना है। और हमें टेक्नोलॉजिकली भी ये पता है कि किसी भी 4 डिजिट नंबर में से फर्स्ट नंबर को कैसे अलग किया जाएगा, लास्ट नंबर को कैसे अलग किया जाएगा। बस इनको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, स्टेप्स के फॉर्म में। कैसे, तो चलिए देखते हैं प्लीज। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए। अब मेरा पहला काम क्या है, मुझे फर्स्ट वैल्यू को अलग करना है।
अब ध्यान दो इधर प्लीज, आपका नंबर कितने डिजिट्स का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। और 4 डिजिट नंबर में से अगर आपको फर्स्ट नंबर को अलग करना है तो आप क्या करोगे? अभी बताया था मैंने, सिंपल, 1000 से डिवाइड। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया x डिवाइडेड बाय 1000। अब x की वैल्यू क्या है? 7892। उसमें आपने 1000 से डिवाइड किया तो यहां पर a के अंदर क्या आ जाएगा? a के अंदर आपका आउटपुट आ जाएगा 7। दैट्स इट। आपने जो इनपुट लिया हुआ, आपने जो नंबर लिया होगा 7829 के अलावा जो नंबर लिया होगा उस नंबर पे लॉजिक काम कर जाएगा। डन, सेम एज इट इज। अब मेरा अगला टास्क क्या है कि मुझे लास्ट वाली वैल्यू अलग करना है। अब लास्ट वाली वैल्यू को अगर मुझे अलग करना है तो अगेन मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया इंटीजर b इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है? 7829 और मुझे क्या अलग करना है? 9 को। 9 कौन सा नंबर है? लास्ट नंबर है। तो इस केस में क्या होगा? मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया x mod 10, अभी आपको बताया था मैंने। तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? इस केस में आपका रिजल्ट आएगा 9। अब आप एक चीज देख रही है कि यहां पर आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है लॉजिकली, और अब करना क्या है? इन दोनों को ऐड ऑन करना है। तो आपने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया है, इंटीजर आंसर इक्वल टू a प्लस b। दैट्स इट। अगर हमने यहां पर जो लॉजिकली चीजों को सोचा था तो उन चीजों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की वो लॉजिक प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाएगा, तो ये उसकी 4 स्टेप्स हैं। दैट्स इट। क्लियर? आपको यहां पे सोचना पड़ेगा कि आपका लॉजिक कैसे डेवलप किया जाएगा, और इन चीजों को डेवलप करने के लिए आपके फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपके सामने। इसके बेस पर अपन और प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ में। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है इंटीजर x, और इस x की बात की जाए तो x में कोई 4 डिजिट नंबर अवेलेबल है, 4 डिजिट नंबर। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया है 7859। डन, ये एक नंबर है। अब इस पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो मैं यहां पे करना क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इस पर्टिकुलर नंबर में मैं मिडिल वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, लॉजिक लिखना चाहता हूं। तो मिडिल वैल्यू कौन सी है आपकी? 8 और 5। अगर नंबर कुछ और होगा 7 4 1 1, तो मिडिल वाली दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी? 4 1। तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? 5। इस केस में आपका आंसर क्या आना चाहिए? 13। अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया और 2917, तो यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? यहां पर आपका आंसर आएगा 10। डन। तो मैं ऐसा एक लॉजिक लिखना चाहता हूं जिसमें मैं कोई भी 4 डिजिट नंबर दे दूं, कोई भी 4 डिजिट नंबर, तो वो मुझे मिडिल वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करके दे दे। डन, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब इस प्रॉब्लम की बात की जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है जितना इसके पहले वाला एग्जांपल था। क्यों? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मैंने आपको नंबर क्या दिया? 7859। इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, या मान लीजिए कोई 4 डिजिट नंबर है। अब इस पर्टिकुलर नंबर की अगर बात की जाए तो इसका पहला वाला प्रोग्राम क्या था? इसका पहला वाला प्रोग्राम था कि आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को अलग करना था। अब एक चीज ध्यान रखना, जो वैल्यूज, जो नंबर्स कॉर्नर पे है उनको अलग करना आसान होता है। आपने क्या करा? सिंपली 10 का मॉड लगा दिया तो ये अलग हो गया, 1000 का डिवाइड लगा दिया तो ये अलग हो गया। मगर इस पर्टिकुलर लॉजिकल प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो आपको मिडिल वाले दोनों नंबर को अलग करना है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके आता हूं। तो मान लीजिए केक है, और इस केक की बात की तो केक के ऊपर एक चॉकलेट लगी हुई मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आपकी बात की जाए तो आप क्या चाहते हो कि आपको इस चॉकलेट को खाना है। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि चॉकलेट जो एकदम कॉर्नर पे सबसे ऊपर है, डन, वो अंदर नहीं है, ठीक है, वो बाहर है। तो अगर आपको इस चॉकलेट को खाना है तो आप क्या करोगे? सिंपली उस चॉकलेट को उठाओगे वहां से और खा लोगे। डन, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर पे, एकदम कॉर्नर पे। तो ये नंबर पहले वाले एग्जांपल में एकदम कॉर्नर पे थे, तो इन नंबर को आपने इजीली अलग कर लिया था। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की जाए तो ये नंबर कॉर्नर में नहीं है, बीच में है। डन। अब इन नंबर्स को कैसे अलग किया जाएगा, तो इसको समझने के लिए अपन उसी एग्जांपल पे आते हैं। तो मान लो ये केक है, और इस केक की बात की जाए तो मान लो केक के अंदर इंटरनल जो लेयर है वो ब्रेड की है। डन, यहां पे ब्रेड है और यहां पे क्या है आपका? क्रीम है। डन, क्लियर। अब मान लो कोई पर्सन है, वो
बोलता है कि सर मैं क्रीम नहीं खाऊंगा, मुझे क्रीम पसंद नहीं है, मैं ब्रेड खा सकता हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रेड जो है वो अंदर है इस जगह पे। अब अगर आपको ब्रेड खानी है तो क्या करोगे आप? इस प्रॉब्लम की बात की जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोच हो सकती है। मैं आपको पहली अप्रोच के ऊपर लेके आता हूं। मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर ये जो केक है इसको दो पार्ट में कट कर दूंगा। डन। मैंने आधा केक अलग कर दिया और आधा केक अलग कर दिया। इससे क्या होगा कि भैया जब मैं आधा केक अलग करूंगा तो ब्रेड वाला हिस्सा एक्सटर्नली विजिबल हो जाएगा, जो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। डन। सेम एज इट इज, अगर मैं ये चाहता हूं कि इस नंबर में से मुझे 8 को अलग करना है और मुझे 5 को अलग करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों को कॉर्नर पे लाना पड़ेगा। रिमेंबर, मतलब लॉजिकली अगर बात की जाए तो मेरा पहला काम क्या होगा? लॉजिकली मेरा पहला काम होगा कि 78 को मुझे अलग करना पड़ेगा। एक तरीका यह है, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उनके ऊपर। और दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं इस 59 को अलग कर दूंगा। डन। तो आपने किसी तरीके से मान लीजिए 78 को अलग कर दिया। 78 मत बोलो इसको बेटर बोलो कि आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अलग कर दिया। और दूसरी अप्रोच क्या करी आपने? थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को अलग कर दिया आपने। डन। तो यहां पर क्या हो गया? आपके पास 59 अलग हो गया, क्योंकि ये आपका थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर है। और यहां पर क्या अलग हो गया? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब आपका काम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, अभी आपका काम बचा हुआ है। अब यहां पर 78 की बात की जाए तो 78 में से मुझे क्या चाहिए? 78 में से मुझे चाहिए 8। तो आपको एक चीज पता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट वाले नंबर को अलग करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड। कितने से मॉड करोगे? 10 से। तो अगर आपने 78 को मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर को 10 से मॉड कर दिया तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर कुछ भी हो सकता है। सेम एज इट इज यहां पर अगर बात की जाए तो 59 में से आपको क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो अगर आपके पास कोई डबल डिजिट नंबर है और आपको शुरुआत का नंबर अलग करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइड कर दो। यहां पे कितने से डिवाइड कर दो? 10 से। क्योंकि देखो 59 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 5। डन। तो 5 कौन सी वैल्यू है? 5 जो है वो आपकी थर्ड वैल्यू है। डन। तो इस पर्टिकुलर स्टेप की बात की जाए तो यहां पर आपने क्या करा? सेकंड नंबर को अलग कर लिया। इस पर्टिकुलर स्टेप की बात करें, यहां पर आपने किसको अलग कर लिया? थर्ड को अलग कर लिया। और देन क्या करना है आपको? इन दोनों को ऐड करना है। ये आपकी लॉजिकल स्टेप्स है। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो यही कोड किसी भी लैंग्वेज में सेम एज इट इज तरीके से ही होगा। डन। तो चलिए अपन पहले इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आपको बोला वो कैसे वर्क करेगा। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं एक स्टेप लिखना चाहता हूं जिसका यूज करके मैं पहले क्या करूंगा? फर्स्ट और सेकंड नंबर को अलग करूंगा। अब आप खुद सोचो कि 7859 या फिर कोई 4 डिजिट नंबर की अगर बात की जाए तो 4 डिजिट नंबर में से शुरुआत के दो नंबर को अलग करने का तरीका क्या होगा? सिंपल, मैं यहां पे क्या करूंगा? 100 से डिवाइड। डन। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा इंटीजर a इक्वल टू 7859। तो x में क्या पड़ा हुआ है आपका? x में पड़ा हुआ आपका 7859, उसमें आपने डिवाइड किया 100 का। डन। तो x की वैल्यू 7859 थी, उसमें आपने 100 का डिवाइड किया। तो 100 का डिवाइड करने पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट टू नंबर, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू कौन है आपकी? 78। दैट्स इट। तो 78 काय में आ जाएगा? ए में। बात खत्म। अब मेरा अगला काम क्या है? मेरा अगला काम है कि मुझे लास्ट वाले दोनों नंबर को अलग करना है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको लास्ट वाले दोनों नंबर को अलग करना है तो आप क्या करोगे? आप यहां पर मॉड कर दो। कितने का मॉड कर दो? 100 का। तो अगर आप क्या करोगे यहां पर इंटीजर b इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 7859, उसमें आपने यहां पे मॉड कर दिया है 100 का। डन। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? इस केस में आपका आंसर आएगा थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। डन। थर्ड और फोर्थ नंबर। अब थर्ड और फोर्थ नंबर कौन है आपके? 59। ये दोनों अलग हो जाएंगे। डन। तो आपका यहां तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको? अब जो 7 और 8 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है, उसमें आपको क्या अलग करना है? सेकंड नंबर अलग करना है। और सेकंड नंबर लास्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या करोगे? 10 से मॉड। तो मैंने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए c। अब c में मुझे क्या चाहिए? c में मुझे 7 8 में से 8 चाहिए।
अब 7 8 काय में रखा हुआ है, 7 8 रखा हुआ है आपके ए के अंदर। डन। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया ए मॉड 10। ए के अंदर क्या था आपका 78 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, उसमें आप 10 से मॉड करोगे तो आपका आंसर क्या बच जाएगा यहां पर, ओनली एंड ओनली सेकंड वैल्यू, मतलब क्या आ जाएगा 8। डन। तो सी में क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब मेरी अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जो थर्ड और फोर्थ नंबर थे मेरे, उनमें से क्या चाहिए, मुझे थर्ड नंबर चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक और स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए इंटीजर डी, और डी इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है थर्ड और फोर्थ। तो मुझे उनमें से क्या चाहिए, मुझे उनमें से चाहिए थर्ड। तो मैं क्या करूंगा, बी डिवाइडेड बाय 10। तो थर्ड और फोर्थ मतलब 59 में अगर तुम 10 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में 5, और 5 कौन सी वैल्यू है, थर्ड। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू कौन है आपकी यहाँ पे 5। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो आपने स्टेटमेंट लिख दिया है इंटीजर ई इक्वल टू सी प्लस डी। दैट्स इट। तो ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बाद में अगर आप इनपुट में यहां पर कोई भी 4 डिजिट नंबर दोगे तो आउटपुट में आपको मिडिल वाली दोनों वैल्यू का एडिशन मिलेगा। जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिडिल वाले दोनों नंबर का एडिशन। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो कोई भी नंबर यहां पर रखकर ट्राई करके देख सकते हो। डन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैंने लॉजिक को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। मैं चाहूं तो इस लॉजिक को एक लाइन में लिख सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। मगर अभी अपन उस स्टेप के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो लॉजिक आपने लिखा है, ये लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया कि यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि टोटल मिला के 5 या 6 लाइन का तो आपका कैलकुलेशन हो चुका है। डन। तो इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉर्ट आउट करना है तो उसका एक तरीका क्या होगा, ध्यान देना प्लीज। इसी लॉजिक को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है इंटीजर x, और x की वैल्यू कितनी है 7 8 5 9, मतलब एक 4 डिजिट नंबर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस नंबर में से पहले 78 को अलग करना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर को अलग करना है, और उसमें क्या करना है 10 का मॉड करना है। तो क्यों ना मैं सारी चीजों को एक ही लाइन में लिख दूं, सब कुछ नंबर को अलग भी कर दूं और मॉड भी लगा दूं उसके ऊपर। पॉसिबल है ना, आपने पढ़ा हुआ है सब चीजें यहाँ पे। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर a इक्वल टू x। x मतलब क्या 7859। अलग क्या करना है इसमें आपको 78। तो 78 अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर 100 का डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा 78, और 78 जो अलग हुआ उसमें मुझे क्या चाहिए 8 चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया मॉड 10। दैट्स इट। तो इस पूरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो इतने का आंसर आएगा आपका 78, और उसमें अगर आप 10 का मॉड लगा दोगे तो आपका आंसर बच जाएगा 8। तो जो ए वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल में आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। डन। अब क्या करना है, मुझे लास्ट वाली वैल्यू को अलग करना है। तो यही स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकता हूं इंटीजर बी। तो चलिए पहले क्या करना है, मुझे 59 को अलग करना है। तो 7859 में से 59 को कैसे अलग करेंगे, मैंने यहां पे क्या करा, मैंने लगा दिया मॉड, कितने का मॉड 100 का। डन। तो x की वैल्यू कितनी है 7859, 7859 में 100 का तुमने मॉड किया, तो यहां पर इतने स्टेटमेंट का आंसर क्या बचेगा तुम्हारा 59। मगर तुमको 59 चाहिए क्या, नहीं, तुमको यहां पे चाहिए 59 में से केवल 5। तो यहां पर आपने डिवाइड बाय 10 लगा दिया। डन। तो इतने स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया 59, और 59 में तुमने 10 का डिवाइड करा तो आपका आंसर यहां पे क्या बचेगा 5। तो b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। दैट्स इट। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो आपने स्टेटमेंट लिख दिया इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। तो यहां पर इस स्टेटमेंट का आउटपुट वही आएगा जो इधर का आउटपुट आया था। हमने केवल और केवल यहां पर जो मल्टीपल स्टेप्स हैं वो कंबाइन करके सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। डन। तो ये सॉल्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ये लॉजिक है, ऐसा अपन प्रोग्राम में लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। डन। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है x, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 7859। ये एक 4 डिजिट नंबर है। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि अगर मैं इस 7859 को मैं क्या बना दूं 785। डन। तो यहां पर क्या होगा, जो 5 है वो कॉर्नर पे आ जाएगा, और कॉर्नर पे नंबर आ गया तो उसको मैं मॉड करके या डिवाइड करके अलग कर लूंगा। डन। तो एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा इंटीजर a इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 7859। तो x डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना है? 7859 को क्या बनाना है? 785। तो अगर मैं 7859 मतलब किसी भी 4 डिजिट नंबर में अगर मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो शुरुआत की 3 वैल्यू मिलेगी। अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इधर प्लीज। 7859 डिवाइडेड बाय 10 कितनी बार डिवाइड होगा? 7 टाइम्स 78, ऊपर से आया 5, 8 टाइम्स 85, 9 और 5 टाइम 50 और देन 9। अब यहां पर हमको इसको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 785। दैट्स इट। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बच जाएगा? 785। और 785 की बात की जाए तो इसमें से मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? केवल 5 की। तो जो पूरा आंसर आया है इसके ऊपर मैंने क्या करा? इसके ऊपर मैंने मॉड अप्लाई कर दिया 10 का। तो इस केस में जो ए वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। डन। सेम इट इज, अगर मैं यहां पर 7859 में से 859 अलग कर दूं तो लास्ट की 3 वैल्यूज, तो लास्ट की 3 वैल्यूज अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 7859। मुझे लास्ट की 3 वैल्यू चाहिए, और लास्ट की वैल्यू को अगर आपको अलग करना होता है तो आप मॉड का यूज करते हो। तो मुझे यहाँ पे लास्ट की 3 वैल्यूज को अलग करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पर 1000 का मॉड कर दूंगा। तो x की वैल्यू 7859, उसमें आपने यहाँ पे 1000 का मॉड करा तो आपको यहाँ पर आंसर में मिलेगा 859। मगर मुझे 859 नहीं चाहिए, मुझे 859 में से केवल 8 चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे कि 859 में मैंने 100 का डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। दैट्स इट। और देन आपने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। तो इस केस में ये जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया है, इस लॉजिक के एंड में भी आपको मिडिल वाली दोनों वैल्यू का एडिशन मिलेगा। मतलब किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से लॉजिक का यूज करते हो। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेस पे मैं आप सभी को एक असाइनमेंट दे रहा हूं। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं वो आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। रिमेंबर, इस असाइनमेंट का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट ये मत सोचिएगा कि मेरा कोड सर के कोड से मैच नहीं कर रहा मतलब मेरा असाइनमेंट गलत है या मेरा जो सॉल्यूशन है वो गलत है। बिल्कुल नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, ना कि दूसरों से कंपेयर करे कॉन्फिडेंस लाना है। रिमेंबर, आपको अपना खुद का कोड लिखना है, उसको हर पैरामीटर पे अलग अलग इनपुट्स के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करना है, और अगर सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स दैट आप सही हैं। रिमेंबर, सो मेरे लॉजिक से उसको कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। तो यहां पर आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं। टास्क आपका यह है कि आपको एक वेरिएबल लेना x, और x की वैल्यू एक 4 डिजिट नंबर होगी। मतलब आपको जो भी नंबर लेना है वो नंबर 1000 से लेकर 9999 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। डन। और यहां पर आपको एक लॉजिक लिखना है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखना है यहां पर, जिसका यूज करके आप इस 4 डिजिट नंबर, जैसे एक नंबर है मान लीजिए 7859, तो इसके आप चारों नंबर को ऐड करने का आपको एक लॉजिक डेवलप करना है। मतलब अगर आपका नंबर क्या है 7859, तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? 15 प्लस 5 20 प्लस 29, आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 29। दैट्स इट। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि किसी भी 4 डिजिट नंबर के चारों नंबर को ऐड करके आपको क्या प्रोवाइड कर दे? आउटपुट। दैट्स इट, दिस इज योर असाइनमेंट। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन एक और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल अवेलेबल है इंटीजर x, और x की बात की जाए तो x की वैल्यू है मान लीजिए एक 4 डिजिट नंबर। डन। क्लियर। तो यहां पे मान लो कि जो x है उसकी वैल्यू मैंने ले ली है 1 2 3 4। आप जो चाहो वो नंबर ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मगर वो नंबर क्या होना चाहिए? 1000 से लेकर 9999 के बीच का कोई भी नंबर होना चाहिए। डन। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं यहां पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है? 1234, 1 2 3 4। मैं एक ऐसा लॉजिक लिखना चाहता हूं जो कि
इस x की वैल्यू को रिवर्स कर दे। मतलब जब मेरा आउटपुट आए तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? मेरा आउटपुट होना चाहिए 4 3 2 1। दैट्स इट। ये हमको इंप्लीमेंट करना है, इसका हमको लॉजिक डेवलप करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हमको इसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये काम कैसे होगा। डन। अब देखिए, अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना है तो मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूं। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 की बात करूं तो x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। अब मैं इसको यहाँ पे दूर दूर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक रिलेशन यहाँ पर समझाने की कोशिश करना है आपको। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज। अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने बचपन में, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप बोलते हो क्या हो कि ये जो वैल्यू है, ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000 पोजीशन। डन। और हिंदी मीडियम वाले हो तो अपन क्या बोलते हैं नॉर्मली? मैं हिंदी मीडियम का था तो अपन क्या बोलेंगे कि ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। डन। क्लियर? तो अपन इस तरीके से बात कर लेते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस नंबर को रिवर्स करना है तो रिवर्स करने पे आउटपुट क्या आएगा? रिवर्स करने पे मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4 3 2 1। मतलब अगर मैं यहां पर एक चीज नोटिस करूं तो ये कौन सी पोजीशन है? ये है आपकी इकाई पोजीशन। मगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो नंबर आपके 1000 पोजीशन पे था या 1000 पे था, वो नंबर कहां पर आ चुका है? वंस पोजीशन पे। जो नंबर 100 पोजीशन पे था वो नंबर कहां पे आ चुका है? आपका टेंस पोजीशन पे। जो नंबर टेंस पोजीशन पे था, मतलब दहाई पे था, वो कहां पर आ चुका है? 100 पर। और जो नंबर वंस पोजीशन पे था वो नंबर कहां आ चुका है? आपका 1000 पोजीशन पे। अब ये आपको लॉजिकली इंप्लीमेंट करना है, कैसे होगा? तो मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं। आपका पहला काम है कि आपको यहां पर इन सारी वैल्यूज को अलग अलग करना है। अब मैं आपको अलग अलग करने का लॉजिक नहीं बताऊंगा कि आपको पता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको जानना है, आपको इन चारों वैल्यूज को अलग करना है। डन। तो मान लीजिए कोई ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में आपने 4 को अलग कर लिया, मतलब कौन सी वैल्यू को अलग कर लिया आपने? लास्ट वैल्यू को, या फोर्थ वैल्यू को अलग कर लिया एक तरीके से मान लीजिए। बी की बात की जाए तो बी में आपने 3 को अलग कर लिया, मतलब कौन सी वैल्यू को? थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू को अलग कर लिया है। सी की बात की जाए तो उसमें आपने 2 को अलग कर लिया, मतलब कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन। और उसके बाद में अगर अपन डी की बात करें तो डी में आपके पास क्या रखा हुआ है? 1। कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। दैट्स इट। अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा कंसेप्ट। फोर्थ वैल्यू, मतलब आपकी इकाई पोजीशन वाली वैल्यू, उसको आपको क्या बनाना है? 4 यहां पर जाए क्या बन रहा है? 4000 बन रहा है। तो 4 किस में रखा हुआ है? ए में। तो यहां पे मेरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाए तो ए, मतलब इसके अंदर 4 रखा हुआ, मतलब इकाई वाली वैल्यू रखी, वंस पोजीशन वाली वैल्यू रखी हुई है। उसमें अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 3, ये किस में रखा हुआ है? ये है आपकी सेकंड पोजीशन वैल्यू। डन। और इसको आपको कहां पे लेके जाना है? 100 में। तो ये 3 किस में रखा हुआ है? 3 रखा हुआ आपके बी में मान लीजिए। तो आपने क्या करा? बी इंटू 100 प्लस, अब 2 की बात की जाए, 2 कौन सी पोजीशन पे था? 100 पोजीशन पे था। कहां पर जा रहा है वो? रिवर्स करने पे वो जा रहा है आपके सेकंड पोजीशन पे। तो यहां पे क्या करोगे? 2 किस में रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है सी के अंदर। तो मैंने यहां पे क्या करा? सी इंटू 10 प्लस जो 1 है वो कौन सी पोजीशन पे है आपका? 1000 पोजीशन पे। जा कहां रहा है आपका? इकाई पे। तो यहां पर ये जो 1 है उसको एज इट इज लिख दो। तो आपने यहां पे लिख दिया डी, और इसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वेरिएबल का नाम क्या है आपका? आंसर मान लीजिए। तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो जो एक्स वेरिएबल है उसका रिवर्स होगा। मतलब अगर आपने एक्स की वैल्यू क्या ली है? 1 2 3 4, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। डन। तो एक काम करते हैं, इस चीज को मैं आपको एक बार एक कोड के फॉर्म में बना के बताता हूं। तो पहला काम क्या है आपका? पहला काम आपका यह है कि आपको इन सारी वैल्यूज को अलग अलग करना है। डन। और अलग अलग करने के बाद में आपको उनकी पोजीशन पर उनको पहुंचाना है मल्टीप्लाई करके। अगर कोई वैल्यू उसको 1000 में पहुंचाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 में पहुंचाना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 से पहुंचाना है 10 का मल्टीप्लाई कर दो, और भैया वही रखना है तो सीधा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली इसका कोड लिख के बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप
लॉजिकली प्रोग्राम में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे सारी वैल्यूज को अलग करना है। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा ए या इंटीजर ए, इंटीजर ए इक्वल टू एक्स मॉड 10। अब आपको पता है किसी भी नंबर को 10 से मॉड करोगे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, सबसे लास्ट वाली वैल्यू। तो इस केस में आपको मिलेगा आपका फोर्थ नंबर कौन है, ये रहा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। अगर मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मान लो फर्स्ट वाली को अलग करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर बी। तो बी के अंदर क्या चाहिए, मान लो 1 चाहिए, तो मैंने क्या करा, x डिवाइडेड बाय 1000। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू, वो यहां पर आ जाएगी। तो आपकी फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू कौन सी है, मान लीजिए 1। तो 1 किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। देन अगेन अपना अगला काम क्या है, इंटीजर सी ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। मुझे क्या चाहिए, अब 2 को अलग करना है या 3 को अलग करना है, जिसको अलग करना है वो आप अलग कर सकते हो, सोच सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हाँ अगर आप चाहो तो खुद इस कोड वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, और फिर लास्ट में मैच कर लेना कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है और आपका आंसर ये आ रहा है, इट्स ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में से मैंने पहले क्या करा, 1 2 को अलग करा। तो 1 2 को अलग करने के लिए क्या करूंगा, मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, और जो आंसर आएगा उसमें क्या कर दूंगा, मॉड लगा दूंगा, कितने का, 10 का। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, और सेकंड नंबर कौन है आपका, 2 आ जाएगा। दैट्स इट, ये 2 किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। अब उसके बाद एक काम और बचा हुआ है, मुझे एक वैल्यू को और अलग करना है। तो वैल्यू कौन सी है आपकी, मान लीजिए 3। तो 3 को अलग करने के लिए क्या करें अपन, एक काम करते हैं, 34 को अलग कर देते हैं पहले, और 34 में 3 को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, x मॉड 100 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू कौन है आपकी, 3, वो किस में स्टोर हो जाएगी, डी में। तो ए में लास्ट वैल्यू फोर्थ वैल्यू, बी में फर्स्ट वैल्यू, सी में सेकंड वैल्यू, और डी में थर्ड वैल्यू। ये सारी वैल्यू आपकी इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब क्या करना है, इनको रिवर्स करना है। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल ओ ले लिया है, इंटीजर REV रिवर्स। अब क्या करा अपन ने यहां पर ए के अंदर क्या था, 4, और 4 को मुझे क्या बनाना है, 4000। तो मैंने क्या करा, a इंटू 1000 कर दिया, प्लस अब मुझे क्या करना है, जो 3 था, 3 किस में रखा हुआ है, 3D में रखा हुआ है, और 3 को क्या बनाना है, 300। तो मैंने क्या करा, d इंटू 100 प्लस 2 की बात किया, तो 2 कौन सी पोजीशन पे था, 100 पोजीशन पे, उसको कहां पहुंचाना है मुझे, 10th पोजीशन पे। तो मैंने क्या करा, c इंटू 10 प्लस, और लास्ट में कौन आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1। 1 काय में आ रहा है आपका, 1 काय में रखा था आपका, बी में, और उसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने लिख दिया बी। अब ये जो स्टेटमेंट है आप सॉल्व करोगे, तो जो REV वेरिएबल होगा, इसके अंदर आपका आंसर होगा 4 3 2 1। रिमेंबर, इस पर्टिकुलर लॉजिक की अगर बात की जाए तो इसको भी सॉल्व करने के मेरे पास 10 अलग तरीके अवेलेबल हैं। डोंट वरी, अपन आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब यहां पर अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे, अगर आपने x की वैल्यू ले ली 5 7 1 2, तो यहां पर आपको आंसर में मिलेगा, REV वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी आपको 2175। दैट्स इट। अगर आपने कोई और नंबर लिया, तो मान लीजिए आपने लिख दिया 2991, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1992। दैट्स इट। आप किसी भी इनपुट के ऊपर इस लॉजिक को चेक कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। बट एक केस में आपका आंसर गलत आएगा, मैं बताता हूं क्या होगा। मान लीजिए कि आपने यहां पे वैल्यू ले ली 1990, तो इस नंबर को जब आप रिवर्स करोगे तो शुरुआत में क्या आ जाएगा, 0। तो 0991 ये आना चाहिए। मगर बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के शुरुआत में अगर 0 आएगा तो वो नेग्लिजिबल हो गया एक तरीके से। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका 999 है ये एज इट इज रह जाएगा। तो यहां पर अगर आप 1990 को रिवर्स करोगे तो आपका आंसर 0991 नहीं आएगा, केवल और केवल 991 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व करी है केवल और केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पर। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उनको जब मैं असाइनमेंट्स आपको बताऊंगा तो अभी असाइनमेंट्स की एक पूरी पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है। इस पूरे मॉड्यूल में हम लगभग मान के चलिए मिनिमम 250 प्रोग्राम सॉल्व आउट करेंगे, 250 मिनिमम। हायर साइड मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना आगे तक जाता हूं। डन। तो यहां पर अपन 250 असाइनमेंट मिनिमम सॉर्ट आउट करेंगे। हर सेक्शन में हमारे अप्रॉक्स 20 to 25 असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे विथ वीडियोस। ओके, चलिए।
हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।